अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 हमने आज स्टार्ट करना है। लास्ट जो फिज़िकल क्लास आपकी हुई है उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है। वो आपने कंप्लीट कर लेनी है हम। और साथ में जो है मैं आज आपके लेक्चर में उसके एमसीक्यूज सेंड करूँगी। तो वो एमसीक्यूज आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं अपनी बुक पर और साथ साथ उनको सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हमने साथ साथ एक्सरसाइज की थी 5th चैप्टर की, साथ साथ मैंने आपको जो एमसीक्यूज और रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो परसों जब आप लोग स्कूल आओगे तो तब मैं आपको जो ये कल यानी आप जब स्कूल आओगे तो आपको ये रिवाइज करवा दूंगी कि कुछ बातें अगर आपको ना आती हुई। लेकिन आज जो हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने लगे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको। चैप्टर नंबर 6 अगर आप बुक से देखें तो अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, अलजबरा से रिलेटेड जो अब चीज़ें उसमें आ रही होती हैं, हमने वो वाली चीज़ें बात आज डिस्कस करनी है। सबसे पहला अगर आप टॉपिक देखो बुक पेज नंबर 114 पर, तो आपको बेटा कुछ डेफिनेशन नज़र आ रही होंगी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले की हैं, लेकिन अब हम चीज़ों को दूसरी तरह से रीड करेंगे, ठीक है। जैसे HCF और LCM आप लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर HCF और LCM को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सेंस में देखेंगे। पहले हम इनको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखते थे। इफ़ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर आप डेफिनेशन रीड करो तो वो कह रहे हैं आर गिवन। आपको एक्सप्रेशन की मैंने डिटेल कल भी बताई है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। उसने कहा अगर आपके पास एक, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है, और आप उनका जैसे एलसीएम लो और उनमें जो कॉमन बात आ जाए वो आपके पास HCF की सेंस में होता है, ठीक है। अभी मैं आपको उसकी क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। पहले हम दो नंबर्स का HCF लेते थे, अब हम दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का HCF लेंगे। तो वो बात उसने जो है डेफिनेशन में लिख के बताई है। ये वाली डेफिनेशन जो है आपने अंडरलाइन कर लेनी है। HCF क्या होता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे तो जो उनका कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो आपके पास HCF की सेंस में आ जाते हैं। डेफिनेशन करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 ओपन करो बुक पे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा है। नोट डाउन करना शुरू करें यहाँ से कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट नंबर फर्स्ट कर रही हूँ आपके लिए। 39 x raised to the power 7 y cube and z and 91 x raised to the power 5 y raised to the power 6 and z raised to the power 7। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया मैंने। इसका उन्होंने कहा है HCF फाइंड करके दिखाएं। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, यानी एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है और ये भी एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हम पहले जब आप लोग के पास सिंपल कोई नंबर होता था, जैसे मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं कि यहाँ पर सपोज आपके पास एक नंबर है 26 और आपके पास एक नंबर है 36। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वो कहते थे आप इसका HCF निकालो। आप क्या करते थे, 26 और 36 यहाँ लिखते थे, ठीक है, और इनके फैक्टर्स बनाते थे। पहले ये ऐसे फैक्टर्स निकाले और 13 1 ज़ा 13। तो 26 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो ये लिखते थे। सेम इस तरह इसके भी फैक्टर लिखे जाते थे और कॉमन वालों को अंडरलाइन करके कहते थे ये HCF आपके पास आ गया। बिल्कुल यही काम इधर करना है, बस डिफरेंस ये आ गया कि वहाँ सिंपल नंबर्स होते थे या डिजिट्स होते थे, यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने का मतलब ये है कि इसको अलग से ओपन करेंगे, इसके साथ जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग से ओपन कर लेंगे, उनको वैसे ही देख लेंगे। 39 को अगर मैं रफली इसका वो लूँ ना, तो मैं साइड पे लेती हूँ, ये रफ वर्क में ऐड है 39। 3 के टेबल में आ रहा है 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, और आपको पता है अब ये 13 जो एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा। तो इसके फैक्टर जब मैंने बनाए तो वो ये दोनों आ गई। अपने रफ में लिखना है साइड पे। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं जो है ना वो अलग से पेज पे कर रही हूँ। अच्छा, अब ये जो साइड पे वैल्यू लिखी है ना, इसको आप चाहे खोल लो
चाहे वैसे ही लिख लो अगर आपको ऐसे समझ आ जाए, या अगर आपने ऐसे लिखना, आप ओपन करके कैसे लिख सकते हो, एक्स कितनी बार लिखा है 7 टाइम, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी दफ़ा लिखोगे, 7 दफ़ा। आप ऐसे ओपन करके, जैसे हमने इसको ओपन करके लिखा है ना, आप इसको 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 3 दफ़ा लिखो, इसको 7 दफ़ा लिखो और इसको 1 दफ़ा लिखो, तो यानी आपने इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके भी आपने पेयर्स बना लिए, उनको यानी ओपन कर लिया फैक्टर की फॉर्म में। अब दूसरा वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास ऐसे है, हमें चूँकि हम कहते हैं वैसे ही हमें समझ आ जाएगी, इन चीज़ों की नहीं करने की ज़रूरत, हम देख के देख लेंगे तो फिर नहीं ओपन करते। 91 का सेम वैसे ही फैक्टर बनाते हैं यार, आप पेज पे 3 पे आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, और पहली बात जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप सबसे छोटा फैक्टर चूज़ करते हो, ये बात ख्याल रखनी है। तो आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज़ फिर जो है वो मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि ये सॉरी 3 पे नहीं आ रहा, ये किस टेबल पे आएगा, क्योंकि ये बच जाता है। आपके पास ये बन रहा है ओड नंबर है, तो देखते हैं किस टेबल में आता है। अच्छा, इस सेंस में एक बात हिंट वाली ये भी होती है कि सपोज अब ये हमें इसका फैक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा ना फैक्टर, तो आपने देखना है जो इस क्वेश्चन का बाकी हिस्सा था, जैसे ये इसका निकाल रहे हैं ना, और इसका बाकी हिस्सा, इसमें क्या फैक्टर है, एक 13 आया जो एक प्राइम नंबर है, जो सबसे डिफरेंट है, तो हो सकता है कि ये वैल्यू भी 13 पे आ रही हो, क्योंकि कॉमन निकालना होता है ना, तो ऐसे थोड़ा हिंट मिल जाता है। 13 पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 91 डिवाइडेड बाई 13 7 आ रहा है, देखिए वहाँ से हमें मिल गया। इससे तो मतलब ये वैसे सेंस की, और 13 अपने टेबल पे आ 13, हमारे पास 13 और 13 आ गया। डिवाइड करके देखना पड़ेगा, आप स्क्वायर रूट लेकर देख लें वैल्यू का, तो आपको पता चल जाएगा उसका फैक्टर क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 13 इंटू 13, इसके फैक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है। ओहो सॉरी, 13 7 जार था, मिस्टेक हो गई, 13 7 जार 91 था, और यहाँ पर आया 7 1 जार 7, सॉरी फैक्टर गलत लिखे गए, यहाँ 7 आ गए। फैक्टर सिंपल बनाए और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहने दी, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो HCF निकालना होता है, तो ये एक कॉमन फैक्टर है, ये अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है अपनी, ये कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं है, नहीं होगा मार्क। ये इसमें से, इसमें x रेज़ टू द पावर 5 है, इसमें x रेज़ टू द पावर 7 है, दोनों में कितने x सेम है, 5x इसमें भी हैं, 5x इसमें भी होंगे, इसमें बल्कि ज़्यादा है, यानी मिनिमम 5 है, तो हम लिख देंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके पास, कॉमन फैक्टर है 13, x रेज टू द पावर 5, y कितने कॉमन है, y रेज टू द पावर 3, और z इसमें 1 है, इसमें 7 है, तो कितने z कॉमन है, तो g हमारे पास z आ गया, वीडियो बंद हो गई थी दरमियान में, z 1 आ गया। अब आपने देखा जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं बेटा, उसका जो फिर आगे HCF लिखते हैं तो उन सबको मल्टीप्लाई करके HCF लिख देते हैं, ठीक है। बेसिक बात यही थी, कॉमन वाली बात आप लिखो या ना लिखो आपकी चॉइस है, डायरेक्ट ये लिख दो तब भी ठीक है। मेन बेसिक हमारा काम ये होता है कि आपने HCF में उनको इकट्ठे करके ऐसे लिखना है फैक्टर्स बना के, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल ऐसा ही, एग्जाम्पल भी देख लेनी है इनकी, जो भी क्वेश्चन कहेंगे तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, क्वेश्चन बुक से रीड करेंगे आप, तो आपको क्या कह रहे हैं वो, HCF ही उसने फाइंड करने को कहा है, बट अब उसने ये कहा फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड करना है। 2 वैल्यूज़ हैं, इनका आपने HCF फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड के थ्रू, फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स हमने बनाने सीखे हैं। तो पहले देखें ना, जो पीछे वाला क्वेश्चन अभी करके आए हैं उसमें फैक्टर्स नहीं बनाने थे, उसमें जस्ट आपके पास एक्सप्रेशन था सिंपल सा एक टर्म वाला। अब आपके पास जो है ना वो टर्म ज़्यादा आ गई हैं, तो इसको फैक्टराइज करना है, पहली टर्म ले लें, इसको फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स आपको बनाने मैंने बताए हुए हैं, कैसे बनाते हैं आपने, सबसे पहले रफली वर्कली बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि जो आपके पास कांस्टेंट होता है आप उसको मल्टीप्लाई करते हो कोफिशिएंट के साथ x² के, जो आंसर आता होता है आप उसको रफ में लिख के रख लेते होते हो, ठीक है। वो रफ वर्क होता है, जैसे मैं आपको यहाँ निकालना बताऊँ कि मैंने उसको रफ में लिख लिया, 6 1 ज़ा 6 आ गया।
अब आपने एक नंबर आपको ये मिल गया 6 और साइन को भी साथ देख लेते हैं। अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इस वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करना है, इसकी ऐसी दो वैल्यूज़ बनानी है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आए और जिनको प्लस किया जाए तो 5 आए। यानी मल्टीप्लाई करने से वो आंसर आना चाहिए जो ये हमने इसको सॉल्व करके किया। मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट वाला आंसर सॉल्व करने वाला आना चाहिए, और प्लस माइनस करके, प्लस प्लस करके, माइनस प्लस करके, वट एवर जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो आना चाहिए जो आपके पास ये वाला आंसर है। हम फिर कहते होते हैं कि जो ये नहीं, दो आंसर है हमारे पास, ये और ये। अब आप देखें ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो क्या है, 6 है। कौन से ऐसे दो नंबर्स डिजिट हैं जिनको मैं सॉल्व करूँ कि 6 आ जाए, उसका आंसर मल्टीप्लाई करूँ। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 आर 6। तो आपको मैं ये कहती हूँ, तो जब छोटा फैक्टर तो उसके सीधे सीधे मल्टीपल आ जाते हैं। तो 2 और 3 सर 6 होगा। तो क्या अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ रहा है, 2 3 आर 6। और अगर क्या इनको प्लस करूँ तो ये 5 आ रहा है, 2 और 3 5। क्योंकि यहाँ पर प्लस था ना, इसका मतलब हमें प्लस करने से मिलना था, दोनों में प्लस था। तो ये फैक्टर्स मैंने पहले आपको निकालने बताए हैं, थोड़े से रिवाइज करवा दिए। ये वाली वैल्यू को जो मल्टीप्लाई से करते हैं वो वाला आंसर, और एक ये वाला आंसर, ये दो आंसर लिख के ऐसे पेयर को चूज़ करना होता है जो इन दोनों के आंसर को सेटिस्फाई कर रहा हो। हमने देखा कि 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ रहा था, तो 2 3 6 कर लिया। 6 करने के बाद अब देखा ये जो 2 3 6 कर रहा है, क्या ये दोनों के आंसर्स को प्रूफ कर रहा है। 2 3 6 तो आ गया था, 2 और 3 को क्या करूँ कि 5 आ जाए, दोनों को प्लस करें, अगर प्लस का साइन डालें तो 5 आता है, और वही हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स हमें ये अपना पेयर मिल गया। तो अब यहाँ पर पेयर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपको पता है एज इट इज़ आता होता है, दरमियान में क्या पेयर मिला है, एक 2 और एक 3, और जो वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं वो साथ लगा देते हैं, +6 एज इट इज़। आपकी चॉइस है, आप 2 पहले लिख लो, 3 बाद में लिख लो, या 3 पहले लिख लो, 2 बाद में लिख लो। अब आपको पता है ये 4 टर्म्स बन गई। 4 टर्म वाला क्वेश्चन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कॉमन। पहले दो में से क्या कॉमन आया, एक्स, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 2 रह गया, एक्स बाहर चला गया था। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, इन इसको सॉल्व किया, ये आ गया। तीसरे नंबर पे क्या साइन है, प्लस, वो साथ ही नीचे लिख लेते हैं। इस बात का क्या रखना है कि आप प्लस और माइनस जो भी यहाँ लिखा होता है वो मिस कर देते हो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एक्स प्लस 3 कितने जार 6, 2 जार 6। क्वेश्चन ठीक होने की ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो आपकी कॉमन के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम है। अब ये और ये एक एक टर्म है, इस और इस टर्म में से क्या सेम है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 बाहर लिखा, पीछे क्या रह गया, एक्स प्लस 3, और एक्स प्लस 3 अलग से लिख ले, ये ब्रैकेट डाल। यानी जो फैक्टर बनाने वाली बात थी वो वैसे ही रही है जो पहले रही। एक के फैक्टर बना लिए, दूसरा क्वेश्चन का पार्ट लिख लेते हैं, देखें ना। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे। क्या चाहिए, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको जो फैक्टर्स में मिला बात, जैसे हमने भी की है वैसे करवाती हूँ, वो मिल गई 12, और ये -12 है, ठीक है, साइन का भी खाना। और दरमियान में क्या चाहिए, 4। यानी ऐसे नंबर चूज़ करें कि जिनको अगर मैं प्लस माइनस करूँ, जिनको मैं मल्टीप्लाई करने से ये वाला आना आता होता है, और प्लस माइनस या प्लस प्लस इसके मुताबिक। देखिए ना, जब यहाँ पर माइनस हो तो यानी माइनस प्लस करने पड़ेगा आपको, तो उसको करने से 4 आए, प्लस माइनस या माइनस प्लस। किस टेबल में 12 आता है, ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा होता है ना, इसको सामने रख के देखते हैं कि किस टेबल में ये आ सकता है। 12 किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 3 12, 4 और 3 को सॉल्व करें, 12 आ रहा है, आ रहा है। 4 और 3 को प्लस प्लस करूँ 7 आएगा, माइनस करूँ -1 आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस करूँगी, माइनस माइनस करूँगी तो 7 आ जाएगा, प्लस प्लस करूँगी तो 7 आ जाएगा, और प्लस माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो ये 4 तो नहीं आ रहा किसी तरह भी, तो ये वाला पेयर तो नहीं है। फिर 12 और किस टेबल में आता है, 12 आता है जी 6 2 12, 6 टेबल में 12 आता है ना। जो मल्टीप्लाई करके आया होता है ना, उसको देख के ना उसके फैक्टर्स देखा करें कि वो किस टेबल में आता है। ऐसे करने से ये आसानी होती है कि आपको पेयर जल्दी मिल जाता है। 6 के में 2 आ रहा है, 12 आ रहा है, आ रहा है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आ जाएगा। 6 और 2 को सॉल्व करूँगी कि 4 आता है, बिल्कुल। क्या 4 आएगा, अगर माइनस कर दूँ, एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस, और आपको पता है ये वैल्यू लिखी हुई है माइनस, इसका मतलब मुझे जो आंसर चाहिए वो माइनस में चाहिए। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, एक 6 है और 4। तो किसके साथ मैं माइनस लगाऊंगी कि आंसर में माइनस आए, बड़ी के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, छोटी के साथ प्लस, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा, -4, और हमें -4 ही चाहिए, ठीक है। इस बात का ख्याल रखते हैं कि क्वेश्चन में अगर दोनों में प्लस हो तो यहाँ फैक्टर्स में बगैर देखे प्लस लगा दें।
अगर यहाँ पर माइनस हो तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आता होता है, छोटी वैल्यू के साथ फिर उसके मुताबिक आ जाता है जिसके मुताबिक हमें आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए। अच्छा जी, इससे ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, 1 मैंने अपनी वजह से लगाया था, आपकी मर्जी आप लगाया ना लगाएं। 6 पहले लिख लो बाद में लिख लो, आपकी चॉइस है। 2 पहले लिख लो, इसको आगे पीछे कर सकते हो आप। ठीक है, पहली दो में से एक्स कॉमन है, अंदर बचा एक्स माइनस 6। तीसरे नंबर पे प्लस है, 2 कॉमन है, एक्स और 2 कितने ज़ा 12, 6 ज़ा 12। ठीक है, ये वाली बात अब आपको आती है। ठीक है, एक चीज़ ये हमने सॉल्व की है, एक चीज़ हमने ये सॉल्व की। ये बॉक्स में अपने लिए लगा रही हूँ। इसके फैक्टर ये आ गए, इसके फैक्टर ये आ गए। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से? x+2 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है। x+3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। x-6 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। सिर्फ कॉमन क्या रहा दोनों में? आप कॉमन लिख लो या डायरेक्ट HCF ही लिख लो। ये पहले लिखते थे ना कि जो कॉमन, क्योंकि इसमें कॉमन है ही एक। अगर ज़्यादा चीज़ें कॉमन हो तो अलग अलग कॉमन डाल के लिखते हैं, कॉमा डाल के फिर नीचे लिखते हो तो HCF इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख लो कि कॉमन फैक्टर ये है, वो है ही एक वैल्यू। तो अगर वो है ही एक तो HCF में फिर क्या लिखेंगे, वो ही लिखेंगे। अगर ज़्यादा होती तो यहाँ कोमा डाल के लिखते हो, नीचे फिर उनको आपस में जोड़ के लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये बात थी सिर्फ इतनी सी जो ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में है। अब जो आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद मुकम्मल करना है आप लोगों ने। एक मैं पार्ट और करवाती हूँ। थोड़ी सी बात देखने वाली है कि सब में अलग अलग कुछ फॉर्मूलाज लग रहे हैं। जैसे ये जो पार्ट नंबर 3 है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको करवाया। ठीक है, पर डिफरेंस क्या हुआ इस पर? डिफरेंस ये हुआ कि इसमें 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। इसमें कितनी थी? 1 2 थी, यानी इसमें 3 दफ़ा यही काम करना पड़ेगा और तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। इसमें 1 और 2, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। लेकिन देखें, ये अगर मैं बाहर वाली 2 इसकी हटा दूँ ना, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वही बचेगी अंदर वाली। ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला काम है ना, वो आप समझिए साथ लेके चलना है। सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ, यहाँ मैं एग्जांपल दूँ, क्या डिफरेंस होगा इस क्वेश्चन में? पार्ट नंबर 4 की बात कर रही हूँ ना, एक एक बार थोड़े थोड़े पार्ट डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। जैसे ये क्वेश्चन का मैंने एक हिस्सा लिख दिया, ये और आगे लिखा हुआ, ये पार्ट नंबर 4 की बात कर रही हूँ। इसका एलसीएम लेना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना हिस्सा दिया हुआ था, हमने इसके पेयर्स बना लिए। पेयर्स अब इसी के बनेंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले पेयर्स बनाने से पहले ना इस क्वेश्चन में कॉमन नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन में देखें, पेयर्स बनाने के लिए एंड वाली टर्म कॉन्स्टेंट अकेली होती है। तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। सब में से एक्स कॉमन लेना है पहले। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये देखिए इस तरह की फॉर्म आ गई, क्योंकि जब हमने पेयर बनाने होते हैं ना, उसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए पहले नंबर पे, फिर एक्स की वैल्यू होती है, फिर अकेला कोई कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसमें ये नहीं आ रहा था, इसमें एक्स कॉमन आ रहा था, तो पहले एक्स भी ले ली। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने, जैसे यहाँ पर मैंने फैक्टर बनाए हैं ना, वही काम। फिर ये क्या जाएगा, ये 18 के भी फैक्टर बना लेने। 18 के फैक्टर क्या होंगे? 18 को अगर हम डिवाइड करें ना, तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, यानी इसको अलग से इसको डिवाइड किया ना, तो इसके फैक्टर्स ऐसे बनेंगे। और ये एक्स क्योंकि कुछ नहीं होगा तो एक्स अकेला रहेगा, और अंदर वाले के अपने फैक्टर बनेंगे, यानी अंदर वाले के क्या बनेंगे, अपने पेयर्स बन जाएंगे। अगर हम देख लेंगे इसके पेयर क्या बनते हैं, तो ये पेयर बन गए। ठीक है, 8 1 ज़ार 8 और 8 और 1 9। तो ये काम था। अब इसको क्या करूँ, आगे मैं सॉल्व कर लूँ। इनको ऐसे चला के रखें, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई डालें या नहीं। पहले दो में से क्या कॉमन आया? एक्स। तीसरे नंबर पे माइनस लिखा है तो बाहर माइनस आएगा, और आपको पता है इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बाहर 1 कॉमन आ गया। और अगर बाहर 1 कॉमन है और बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब देखें, ये और ये मेरे पास सेम है, तो आगे क्या होगा? ये वैसे ही रहा। ये मल्टीप्लाई एक्स के साथ डालें ना डालें आपकी मर्जी है। अंदर क्या बचा? अंदर आ गया जी x-8 और पीछे बचा x-1। अब समझे ये मैंने फैक्टर बनाए हैं इसके, बात समझ आई? यानी ये मैंने एक पार्ट सॉल्व किया है। अब आपने दूसरा भी बिल्कुल ऐसे करना है। दूसरा हिस्सा कौन सा है? ये देखिए, ये मैंने एक किया है बिल्कुल इस तरह। यानी डिफरेंस सिर्फ पता है क्या था? डिफरेंस सिर्फ ये था कि बाहर इसमें नंबर भी लिखा हुआ था और इसमें भी नंबर लिखा हुआ था। इसमें तो एक्स भी कॉमन आ गया, लेकिन इसमें एक्स में कॉमन आ रहा है। इसमें सिर्फ इसके फैक्टर बनाएंगे बाहर, इसके फैक्टर बन जाएंगे अंदर, यानी इसके फैक्टर्स बन जाएंगे और इसके बाहर बन जाएंगे। वो दोनों चलाते जाएं, लास्ट में जब ये भी सॉल्व हो जाएगा तो आपने देखना है
कि ये जो बाहर वाले नंबर हैं उस वाले दूसरे वाले पार्ट के भी बाहर वाले नंबर में से कौन कौन सा सेम है। 2 अगर सेम आ रहा हो तो 2, 3 या 4 जिस तरह भी, और अंदर वालों में से कौन सा वाला हिस्सा सेम है। जो सेम होगा वो कॉमन में लिख के तो HCF में उनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरह का ये कराइएगा। जो बात जो रह जाएगी वो आपको फिर फिजिकल लेक्चर में मैं परसों बता दूंगी, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है। ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये थोड़ा देखने वाला है। ये अब आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करके आइएगा कि ये कैसे करना है। 2 क्वेश्चन आज पूरे हुए हैं और डेफिनेशन HCF की कर ली है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। बाकी इंट्रोडक्शन और जो इनके क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगी। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है। आज के लिए बेटा फिर इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।